आज है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जनन होता क्या है। प्रत्येक जीवित जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसे ही प्रजनन कहते हैं। ठीक है। और ये संतति अपने समान उत्पन्न क्यों करता है? क्योंकि लाइफ अर्थ कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्वेज, यानी खुद के समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसे ही जनन कहते हैं। ठीक है। कोशिका में हेरिडिटी मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए, जिसके द्वारा क्या होते हैं, जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब तो डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और कुछ जीवों में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब डीएनए जो है वो ही क्या करता है? खुद के समान प्रतिकृति या रेप्लिकेट करने की पावर रखता है। ठीक, रेप्लिकेट करने पर रखता है। उसी के कारण क्या आती है? वेरिएशंस आ जाती हैं। और वेरिएशन किसके कारण आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आती है। जिसके कारण क्या होता है? देखो, डीएनए के कारण ही क्या होता है, जो जीव होता है, पेरेंट जो सन डॉटर सेल होती है वो ही पेरेंट सेल के जैसी दिखाई देती है। किसके कारण? डीएनए के कारण, यानी आनुवंशिक पदार्थ के कारण। अब इस आनुवंशिक पदार्थ में जो उत्परिवर्तन आएगा वो किसके द्वारा आएगा? लैंगिक जनन के द्वारा। जब दो जीवों का डीएनए एक साथ मिलेगा तो कुछ गुणों का क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण कुछ जीवों के कुछ गुण जो होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या आ जाता है? विभिन्नताएं या वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है। और वेरिएशंस क्या करती हैं? वेरिएशन जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं, लाभदायक होती हैं। ठीक है। और वेरिएशंस के कारण ही क्या करता है? जीव इवोल्यूशन में मदद करता है। जैसे बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार जीव खुद को बदल देता है। किसके कारण? वेरिएशंस के कारण। और वेरिएशंस कब आती हैं? जब डीएनए में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। अगले देखो, रिप्रोडक्शन में जीव अपने लक्षण अगली पीढ़ी में लेके जाएगा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। अगर डीएनए में परिवर्तन हो गया, किसके कारण हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी पिछली पीढ़ी से पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? वेरिएशंस। और वेरिएशंस किसके कारण आती है? डीएनए में परिवर्तन के कारण। ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? केवल एक जीव भाग लेता है। ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव भाग लेते हैं। अब देखो, प्रत्येक जीव अपनी एक गैमेट का निर्माण करता है। तो बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट बनेंगे? केवल एक बनेगा, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले जीव भी एक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने गैमेट्स बनते हैं बेटा? 2 बनते हैं, एक मेल से दूसरा फीमेल से। मेल से बनने वाले गैमेट को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल से बनने वाले गैमेट को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो, न्यू आइडेंटिकल देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीव बनेगा वो सेम किसके जैसा रहेगा? पेरेंट्स के जैसा। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें केवल एक जीव के डीएनए ने भाग लिया है। अब दूसरा जीव का डीएनए मिला नहीं, तो बताओ उत्परिवर्तन कैसे आएगा? नए लक्षणों का विकास कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सेम जीव कैसा रहेगा? जैसा उसका पेरेंट्स था। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका मतलब क्या हुआ? नए लक्षणों का विकास नहीं होता। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीवों का डीएनए भाग लेता है। अब 2 जीवों का डीएनए जैसे ही मिलेगा उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। अब जिस हिस्से पर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसमें दोनों जीवों में नए लक्षणों का विकास हो जाएगा। ठीक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रैपिडली होता है, बहुत ही तेजी से होता है और बहुत अधिक मात्रा में संततियां बनती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ये क्या होता है?
बहुत ही स्लो प्रोसेस है और जो बनने वाली संततियों की संख्या है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, आई समझ में? अब तक आप इसको उतार लो, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल। देखो हमने दो प्रकार के रिप्रोडक्शन देखे थे। पहला देखा था एसेक्सुअल, ठीक है, पहला देखा था एसेक्सुअल, दूसरा देखा था सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या हो रहा था, केवल एक जीव भाग ले रहा था, और सेक्सुअल में दो जीव भाग ले रहे थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल में अगर जो नए जीव का जो निर्माण होगा वो केवल एक जीव के द्वारा होगा। केवल एक ही जीव भाग लेगा और वो क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो देखो पहला पढ़ते हैं हम बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है, फिजन में देखो पहला टाइप है फिजन। फिजन में क्या होगा, जो फिजन का मतलब क्या हुआ, जीव का दो हिस्सों में टूट जाना, यानी पेरेंट सेल डिवाइड हो जाना, किसमें, डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, यही क्या कहलाता है, फिजन यानी विखंडन। पहला क्या हो गया, विखंडन या फिजन। ये इसमें क्या होता है, एक जो मातृ कोशिका होती है या पेरेंट सेल होती है वही क्या करती है, डॉटर सेल में टूट जाती है, इसको बोलते हैं फिजन। अब फिजन दो प्रकार का होता है, पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो जीव की कोशिका है यानी पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में टूटेगी, टू सेल आर फॉर्म, यानी दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इस प्रकार का उदाहरण हमको किस में देखने को मिलता है, अमीबा में। ठीक है, सबसे पहले देखो अमीबा में एक केंद्रक है, ये एक केंद्रक सबसे पहले दो, देखो सब सेल डिवीजन हमने 9th क्लास में देखा था, तो क्या पढ़ा था, सेल डिवीजन दो हिस्सों में होता है। सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस, यानी सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो देखो अमीबा का सबसे पहले केंद्रक दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, तो देखो दो हिस्सों में जैसे टूट रहा उसके बाद में क्या हुआ, केंद्रक विभाजन तो हो गया, अब क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कोशिका द्रव का विभाजन भी चालू हुआ, और अंत तक एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, दो। तो देखो इसमें भी केंद्रक एक है, इसी का केंद्रक, केंद्रक में क्या है, गुणसूत्र, डीएनए। अब इसी का डीएनए दो भागों में डिवाइड हो गया और धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गया, और अलग होकर पूर्ण रूप से अलग अलग कोशिका बन गया। अब मेरे को बताओ, इस वाली कोशिका में, इस वाली कोशिका में, इस वाली में और इस वाली में, देखो इस वाली में जो डीएनए था, इस वाली में ये कहाँ से आया, इस कोशिका से आया, और इन दोनों कोशिका में जो डीएनए था इस कोशिका से आया, और इन दो, इस कोशिका में, इस कोशिका में जो डीएनए ये यहाँ से आया, यानी अलग किसी भी प्रकार का नया डीएनए ऐड नहीं हुआ है, यानी जीव के जो मूल गुण रहेंगे वो पेरेंट्स के जैसे रहेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नए गुणों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो नई संततियाँ, दोनों नए अमीबा बने वो पेरेंट्स के डीएनए के ही बने थे, और लक्षणों की अभिव्यक्ति कौन करता है, डीएनए। और डीएनए बताओ दोनों में समान है, तो बताओ नए लक्षणों का विकास होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस प्रकार नए लक्षणों का विकास होता ही नहीं है। दूसरा है मल्टीपलरी फिजन। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से डॉटर्स, बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपली फिजन। जैसे प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में देखो शुरुआत में एक केंद्रक है, ये जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां हुई केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रकों में बट गया, और जब इतने अधिक केंद्रक बढ़ जाते हैं कि कोशिका झिल्ली है ना वो इसका आकार ग्रह सहन नहीं कर पाती और एकदम से फट जाती है, जिसके कारण बहुत सारे युग्मक बाहर निकल जाते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। बताओ कितने सारे प्लाज्मोडियम बन गए, एक प्लाज्मोडियम था कितने सारे बन गए। तो देखो ऐसा प्रजनन जिसमें एक पेरेंट सेल से एक से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के क्या बन जाते हूँ, डॉटर सेल बन जाती हूँ, उसी को बोलते हैं मल्टीपलरी फिजन। ठीक, अब इस स्लाइड को उतार लें आप। उसके बाद में तीसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, देखो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है और कुछ हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, जैसे ये कौन सा है जीव, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया किसी कारण से मान लो तीन हिस्सों में टूट गया, किसी कारण से
हिस्से में टूट गया और प्रत्येक टूटे हुए हिस्से से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो मूल जीव होगा वो किसी कारण से छत विछत होके 3 हिस्सों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए भाग से पूरे के पूरे नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब बताओ, स्टार्टिंग में एक प्लेन एरिया है यहाँ, और अब बताओ कितने बन गए? 3। और तीनों को तीनों कैसे कैसे हैं? इनको बोलते हैं डॉटर सेल। तीनों डॉटर ही हैं। और ये कौन सा है? पेरेंट सेल माना बोलेंगे इसको। अब बताओ, एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनी? 3। और तीनों के लक्षण किसके जैसे हैं? पेरेंट्स के जैसे रहेंगे। क्यों? कि जो डीएनए है वो कहाँ से आया? प्लेन एरिया के इस पेरेंट सेल से आया, जिसमें दूसरा गैमेट मिला नहीं, यानी दूसरे जीव के डीएनए ने भाग लिया नहीं। इस कारण कोई किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा और डॉटर सेल के जो डीएनए रहेगा वो पेरेंट सेल से जैसा मिलता रहेगा। इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी नए गुणों का विकास नहीं हुआ। और ये किस किस में देखने को मिलता है बेटा हमको? हाइड्रा में और प्लेन एरिया में। हाइड्रा का मैंने चित्र बनाया नहीं है, प्लेन एरिया का ये है। और रीजनरेशन का उदाहरण घर में भी हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे छिपकली की पूंछ है, जैसे उस पर बाह्य हमला होता है, छिपकली अपनी पूंछ को निकाल के भाग जाती है। कुछ दिनों बाद फिर से पूंछ आ जाती है। वही क्या है? रीजनरेशन, यानी टूटे हुए अंग का पुनः निर्माण रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, और इसका स्पष्ट अच्छी तरह उदाहरण हमको प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रकार है। अब इसको उतार लें आप। इसके बाद में है बडिंग। तीसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग। बडिंग में क्या होगा बेटा? जो मूल जो शरीर है उससे क्या होगा? मूल जो शरीर है, जैसे ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा हमको? हाइड्रा में। और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है? तो कौन से किस में देखने को मिलेगा? हाइड्रा नामक जीव में देखने को मिलेगा। इसको आप रट लें, एग्जाम में हर बार आता है। अब देखो बडिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो हाइड्रा का मूल शरीर है वह जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों में पहुंचता है, उसके शरीर से एक छोटी सी अतिवृद्धि निकल जाती है। ये वाली अतिवृद्धि निकल जाती है, जो बड़ी होकर मूल पादप से डी अटैच होकर या अलग होकर फिर से नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो हाइड्रा है उसके जीव से, उसके जो शरीर है उससे एक छोटी सी कलिका निकल जाती है। छोटी कलिका सेम किसके जैसी निकलेगी? हाइड्रा के जैसी। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो हाइड्रा की अतिवृद्धि है, ये बडिंग है, ये मूल शरीर से अलग हो जाती है और अलग होकर वापस से नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इसी को क्या बोलते हैं? बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, दूसरे जीव ने भाग लिया नहीं, एक ही जीव ने भाग लिया, यानी एक ही जीव का डीएनए है। और एक जब जीव जिस रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और बड के द्वारा नए जीव का निर्माण हो रहा है, इस कारण इस विधि को बडिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया। ठीक, देखो ए बड इज फॉर्म, यानी एक बड का निर्माण हो जाता है, विच डेवलप इनटू टेनी इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के रूप में फिर से डेवलप हो जाती है। इट डीअटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपन मेच्योर्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। और ये अपने मूल पादप से अलग होकर मेच्योर होकर नए हाइड्रा की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक, अब आप इसको उतार लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है चौथा प्रकार रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर के द्वारा निर्माण। कुछ पादपों में क्या होता है बेटा? जैसे कि शैवाल की बात करें, एल्गी की बात कर लें, फंगी की बात कर लें, इन जीवों में या नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे पादप जिनमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता हो। ठीक है, एम्फीबिया हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, थैलोफाइटा हो गया, ये सब पादप जो होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और इसमें जो जनन होगा वो किस प्रकार होगा? जो मुख्य पादप है उसमें क्या होगा बेटा? अनुकूल परिस्थितियों में, एडेप्टिव परिस्थितियों में क्या होगा? 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे। पहले तो कौन से बनेंगे? मोटाइल स्पोर,
दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में स्पोर का निर्माण हो जाता है और ये आगे चलकर वापस से पूरे के पूरे नए पादप का निर्माण कर लेती है। एल्गी में बताओ मेल और फीमेल होता नहीं है, तो एल्गी मतलब पानी में पाई जाने वाली काई। एल्गी को ही सामान्य भाषा में काई कहते हैं, जो पानी में हरे हरे कलर की पाई जाती है। उसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार का स्पोर के द्वारा जनन हमको किस में देखने को मिलेगा? फंगी में। यानी इनकी मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेंगी। यानी अंकुरण के लिए किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ी। इसी को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब छोटा सा कुछ एक एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी आप देख लो, छोटा सा दे रखा है, फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है पादप में? देखो, पादप में दो भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है कायिक भाग, एक होता है जन्निक भाग। ये मान लो हमारा क्या है? पादप है। ये क्या है? हमारी पत्ती। ये क्या है? फूल। सपोज इस प्रकार का फूल है। ये क्या है? जड़। तो देखो, इसमें दो भाग हैं, एक तो है पुष्प वाला भाग, जिसमें क्या होगा? जैसे ही एंथर आएगा और नए किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? न्यू फ्रूट का या सीड का निर्माण हो जाएगा। एक भाग तो पादप का वो है जो क्या करेगा? सीड का या फ्रूट का निर्माण कर रहा है। जबकि जैसे पत्ती हो गई, लीफ हो गई, स्टम हो गया, ब्रांच हो गई और रूट हो गई, ये किसी भी नए पादप का निर्माण नहीं करता है। तो ऐसा पादप का भाग जो पादप की शारीरिक संरचना का निर्धारण करता है, पादप का कायिक भाग कहलाता है या वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। और दूसरा पादप का ऐसा भाग जो नए जीव का निर्माण करता है या नए बीज का या फल का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? जनरेटिव पार्ट। जनरेटिव पार्ट कौन हो गया? फूल। इसके द्वारा बीज का और फल का निर्माण हो रहा है। जबकि वेजिटेटिव पार्ट रूट हो गई, स्टम हो गया, ब्रांच हो गई, लीफ हो गई, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट, जो क्या करते हैं? शारीरिक पादप की शारीरिक संरचना का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन हो वो फ्लावर के द्वारा ही हो। कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने प्लांट, देखो, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि रूट के द्वारा कौन कर लेता है? स्वीट पोटैटो, शकरकंद। शकरकंद क्या है? रूट है, जड़ है। ठीक है, वो क्या कर रही है? इसकी शकरकंदी की जड़ बो दो, नया पादप उग जाएगा। यानी नए पादप उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं है हमेशा। किसके द्वारा भी उग रहा है? जड़ के द्वारा भी, जैसे कि स्वीट पोटैटो में। और कुछ पादपों में तना, जैसे कि आलू में, आलू को आप तने को बो दो, नया उग जाएगा। आलू क्या है? तने का उदाहरण है। क्यों? देखो, जहाँ से भी आपको पत्ती निकली दिखाई दे, वो पार्ट कौन सा होता है? तना। तो देखो, आपने आलू देखा होगा इस प्रकार का, उसमें बीच बीच में कुछ आँख पाई जाती हैं, गर्त पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? देखो, गर्त पाए जाएंगे। यानी और तने पर भी क्या पाए जाते हैं बेटा? नोड्स और इंटरनोड्स। आपने अच्छे से गन्ना खाया होगा, और गन्ने का देखो, गन्ना इस प्रकार का होता है, इसमें हल्के हल्के टुकड़े रहते हैं। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नोड। और जो इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जिसको आप खाते हो, लंबा सा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, और नोड वाले भाग से ही क्या निकलता है बेटा? लीफ निकलती है, फ्लावर निकलता है। तो ध्यान रखना, ये जब ये जो आलू है, आलू के जो गर्त पाए जाते हैं, ये कौन सा भाग है? नोड है। और इसी से क्या निकलती है? पत्ती। तो नोड और इंटरनोड किस में पाए जाएंगे? तने में। तने का गुण होता है नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाना। अब बताओ, आलू में भी नोड्स और इंटरनोड्स हैं, तो क्या हुआ ये? तना। तो ध्यान रखना, आलू तना है। दूसरा है, पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण किस में होता है? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा एक पत्ती होती है जो इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होगा? जैसे ये सूख के नीचे गिर जाती है, इसकी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही क्या किसका निर्माण हो जाता है? प्रत्येक ये टेनी लाइक स्ट्रक्चर से किसका निर्माण हो जाता है? नई पादप का निर्माण हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बाय लीफ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लीफ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों बोला? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक ने भाग नहीं लिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कभी भी युग्मक भाग नहीं लेता है, पादप के वेजिटेटिव पार्ट से ही नया पादप बनता है। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? रूट, स्टम, लीफ, इन्हीं से बन रहा है। युग्मक भाग नहीं ले रहा है। युग्मक कहाँ लेगा? फ्लावर में होगा, और फ्लावर अभी दूर है, सेपरेट है। ठीक है, अब आप इसको उतार लो, बाकी आगे करते हैं।
अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेंगे, कौन कौन, मेल और फीमेल। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं या दो गैमिट, देखो दो जीव है, मैंने क्या बोला, प्रत्येक जीव एक गैमिट बनाएगा। मेल क्या बनाएगा, मेल गैमिटोफाइट, यानी मेल में, मानव में बात करें तो स्पर्म होता है, और फ्लावर की बात करें तो पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। और फीमेल पार्ट होता है, मेल में होता है ओवरी, और फीमेल में होता है, ये भी ओवरी होती है, अंडे का भाग जिसको गाइनोसियम भी बोलते हैं। इसका नीचे वाला भाग जो होता है उसको ओवरी बोलते हैं, जो आगे हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऐसा प्रजनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होता हो और दोनों गैमिट फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करते हो, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हों, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होते हों, क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गैमिट्स का फ्यूज होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दो गैमिट आपस में भाग लेते हों, ठीक है। और दो गैमिट कौन कौन से, मेल और फीमेल दो गैमिटों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना। मेल और दो, देखो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, ठीक है। अब दो जीव भाग लेंगे तो क्या होगा, गैमिट का निर्माण होगा, मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओवरी, ओवम आएगा ओवरी से, ठीक है। तो जीव कौन कौन से हो गए, मेल और फीमेल, इनके और इनके गैमिट क्या हो गए, मेल के क्या हो गए, स्पर्म, और फीमेल का क्या हो गया, ओवम। इन गैमिट्स का आपस में मिलना, मेल व फीमेल के गैमिट्स का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये किस किस में देखने को मिलता है हमको, एग्जाम्पल कौन करना है, एनिमल में भी देखने को मिलेगा और प्लांट्स में भी। प्लांट्स यानी सभी सारे के सारे पादप, और एनिमल्स यानी जंतु, जिसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है। अब इसको आप उतार लो, फिर आगे देखते हैं।